ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में ये वाला कंप्लीट कर लिया था अपना प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ कि हमने क्या क्या कवर किया है अभी तक हमने सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ही किया है। ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि हम किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। आपको इन्हीं के नेम से ही इनका सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है। देन थोड़ा सा और आगे फर्दर मूव ऑन होते हैं कि अगर हमें अकाउंटिंग के टर्म्स में इनको कैलकुलेट करना आना चाहिए तो कैसे निकालेंगे। तो ये उसका फॉर्मूला है, इसे हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड या फिर हम उसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल भी कहा जाता है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ये तक हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट हमें क्या कवर करना है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेम हॉल्स मॉडल क्या होता है। देखिए आपको मतलब क्योंकि ये जो मॉडल है ना, ठीक है, ये कहता है कि भाई मतलब ऐसा हो भी सकता है ना कि जो एम्प्लॉय है वो मतलब सर्विस को छोड़ के चला जाए। ठीक है ना, एम्प्लॉय का देखो, हमें एम्प्लॉय के प्रमोशन के लिए भी बारे में सोचना है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं एम्प्लॉय के प्रमोशन के लिए, या फिर एम्प्लॉय ही वो सर्विस को छोड़ के हो जाए, चला जाए, तो एक्चुअल में ये कहता है कि जो इसकी फ्यूचर सर्विस है, ठीक है, यानी कि इसने बिल्कुल क्या कहा, जितने भी हमारे पास ओल्ड मॉडल्स थे, मैं यही कहूंगी कि हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट और ये बाकी जितने भी हिस्टोरिकल कॉस्ट हैं, ये हमारे पास ओल्ड मॉडल्स थे। ठीक है, अब धीरे धीरे न्यू मॉडल्स आ रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, हमारे पास रिसर्च होती रहती है, तो रिसर्च में हम न्यू न्यू मेथड्स, न्यू टेक्निक्स सोचते हैं, फाइंड आउट करते हैं कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, देखो अब मेन चीज क्या है भाई, आज मैंने उस एम्प्लॉय को हायर किया है। ठीक है भाई, मैंने आज आज की वैल्यू, जो हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या कहता है कि उस एम्प्लॉय को मैंने हायर किया, उसको रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में जितना मैंने वैल्यू लगाई है, क्या वो वैल्यू से, ठीक है, मुझे फ्यूचर में कितनी सर्विस मुझे इससे मिल सकती है। तो ये आपको फ्यूचर की सर्विस है उसके द्वारा बताता है। तो एन इंडिविजुअल्स वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय हिज फ्यूचर सर्विस इन ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस पोजीशन। बस इतना ध्यान रखना है कि ये, ठीक है, देखो सब कुछ आप लोग लर्न नहीं कर सकते हो, ये मुझे भी पता है। ठीक है, सब कुछ नहीं करना, जैसे इसके नाम से याद रखना, फ्लेम यानी कि एफ, एंड देन एफ इज फॉर द फ्यूचर सर्विस। तो आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी याद रखेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा। तो इसने क्या किया कि आज की हम ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना हमने उसके ऊपर जितना खर्चा किया है उस वैल्यू से नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई वो हमें फ्यूचर में कितनी एक्सपेक्टेड फ्यूचर सर्विसेज, ठीक है, इतनी देगा। ठीक है, तो मे बी डिराइव्ड बाय डिस्काउंटिंग ऑफ, आपको पता है कि फ्यूचर में कितना देगा, उसकी वैल्यू आप आज निकाल रहे हैं, तभी तो हम यहाँ पे डिस्काउंटिंग का वर्ड आया है। तो डिस्काउंटिंग का, ठीक है, यानी कि फ्यूचर की चीज की वैल्यू को आप आज निकाल रहे हैं। तो डिराइव बाय डिस्काउंटिंग द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर सर्विसेज एट अ स्पेसिफाइड रेट। Flame Hall's model is an improvement over the Live and Swetchworth model in the sense that it takes into consideration the possibility of an employee leaving the service। ये मतलब सब कुछ चीज लेता है। अगर हम इसके फ्यूचर की, जो देखो फ्यूचर में जो सर्विस है, आप सिर्फ अच्छी मत सोचिए, आप उसकी बैड भी सोचिए। ठीक है, और उस बैड में एम्प्लॉय सर्विस को छोड़ के भी जा सकता है, और मतलब अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसका प्रमोशन भी हो सकता है। तो यानी कि गुड और बैड आपको दोनों ही लेने हैं। तो बस ये एक सिंपल सा है, इसने फ्यूचर सर्विस के ऊपर ज्यादा फोकस किया। नेक्स्ट आपके गिल्स एंड रॉबिन्सन ह्यूमन एसेट
मल्टीप्लायर मॉडल। तो ये 1972 में ये मॉडल आया तो था, लेकिन इसका जो हमारे इम्पोर्टेंस है वो अब निकल के सामने आई है। ठीक है, जैसे जैसे एनवायरमेंट आपका चेंज होता है, आपको पता है कि 1972 में जो इसने ये मॉडल दिया था ना, देखिए उस टाइम पे लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आई। लाइक कि फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है। जैसे आपको पता होगा, आपने 12th में स्टडी किया होगा कि अगर हम बैंक में अपनी सेविंग्स इन्वे मतलब होते हैं, तो जो बैंकर्स हैं, जो बैंक हैं, वो सेविंग से कितना पैसा अर्न करते हैं। ठीक है ना, वो आपका क्या था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर। तो वैसे ही 1972 में आज, सॉरी, बैंकिंग लाइन में आज उस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज हम उस चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन रॉबिन्सन्स ने, गिल्स ने इस बात को 1972 में ही बोल दिया था मल्टीप्लायर के तौर पे। ठीक है, लेकिन उसका जो कंसेप्ट है वो अब समझ में आने लगा हमें एज अ न्यू मॉडल। तो वो क्या है, the valuation of human resources should be made in the same sense as अदर बिजनेस एसेट्स। ठीक है, ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। ये ट्रीट करता है जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया, तो हम क्या ये आइडिया से फर्नीचर परचेज करते हैं कि ये पता नहीं कब मैं इसको 6 महीने बाद तक दूसरा लूंगी, कैसे करूंगी। अगर हमने एक फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, तो हमारा बेसिस ही होता है गोइंग कंसर्न के ऊपर कि वो चलता रहेगा। उसने कहा कि आप अपने एसेट्स को भी तो ऐसा ही सोचिए। आप अपने एम्प्लॉय को, ठीक है ना, इस तरीके से अपने बिजनेस में, ठीक है, लगाइए कि वो आपका है वो छोड़ के ही नहीं जाए। तो इंडिविजुअल्स रेमुनेशन और द रेमुनेशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ अ पर्सन, यानी कि जब आपने ये बात मान ली है तो उसकी जो सैलरी है, ठीक है, या ही उसी सेम, जो यानी कि सेम पोजीशन में जो उन सभी की सैलरी है, आप उसे मल्टीप्लाई करते हैं। और हमेशा जब कभी भी हम मल्टीप्लायर यूज करते हैं, तो मल्टीप्लायर का इफेक्ट और उसका फैक्टर भी हम ये यूज करना पड़ता है। तो मे बी मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर। और वो जो फैक्टर है, जैसे आपने वहां देखा था, उसमें उसमें क्या था, हम बैंकिंग के टर्म्स में के यूज करते थे। अगर कुछ याद हो आपको, ठीक है, कुछ 12th का कुछ भी याद हो या क्या मल्टीप्लायर था, तो हम के यूज करते थे एज एन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो हम उसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते थे। ठीक है, तो मे बी मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर। ठीक है, तो जैसे वहां आपका फैक्टर क्या था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो यहाँ हम किस फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, आपको पता है हमेशा फैक्टर में क्या होता है, मल्टीप्लाइड की जाती है। और यहाँ फैक्टर क्या है, बिजनेस की, ठीक है ना, उसने बिजनेस की ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन है, बिजनेस की परफॉर्मेंस में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो बाय अ फैक्टर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, तो आप उसको सिंपली निकालोगे कि सभी जो भी उसने कितना वैल्यू दिया है उन सबको ऐड कर दो। ये बहुत सिंपल सा है। तो आपको याद रखना है कि इसने, रॉबिन्सन्स ने मल्टीप्लायर इफेक्ट दिया है। ठीक है, इसने ये कहा है कि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, ठीक है, वो एक गोइंग कंसर्न के तौर पे ही हमेशा काम करेगा। ठीक है, तो सिंपल है। अब यहाँ देखिए, अब है आपके पास हरमनसन्स अनपरचेज गुडविल एंड एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर वेज मॉडल। तो इसने सिंपल से बात बोली है, इसने कि यानी कि जो, अब देखो इसने क्या बोला है कि हमारे जो एम्प्लॉय है ना, वही हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिला सकते हैं अगर उनके अंदर एक्स्ट्रा एबिलिटी है तो। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ओल्ड मॉडल्स ने ये बात नहीं बोली थी। ठीक है, तो दी सिंपल यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मे बी कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजिंग अर्निंग्स इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल अर्निंग्स। यानी हम उस अर्निंग्स की बात नहीं कर रहे जो कि फर्म में हर महीने हो रही है। हम
एबनॉर्मल अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। और वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट तभी आ सकता है जब आपके एम्प्लॉयज में एक्स्ट्रा एबिलिटी है, जब आपका एम्प्लॉय एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए तैयार है। और आपको पता है कि एक्स्ट्रा एबिलिटी वाले जो या एक्स्ट्रा चीजें वाले हैं, तो उनकी कॉस्ट, हमें जो कंपनी को कॉस्ट आएगी वो सिंपल तो कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा जितने भी सारे सीईओ होते हैं, अगर वो एक बहुत एक अच्छे आइडिया को प्रमोट करते हैं, अगर उनका आइडिया बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट होता है, तो उससे बिजनेस को काफी क्या होता है, फायदा होता है एक आइडिया से ही। ठीक है, उनको एक बहुत अच्छा एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो वो आपका आइडिया आता कहाँ से है? तो एम्प्लॉयज की एक्स्ट्रा एबिलिटी से। तो इसने एम्प्लॉयज की एक्स्ट्रा एबिलिटी की बात की गई है। और कहा गया है कि उस अगर एम्प्लॉय के अंदर वो एबिलिटी है ना, तो वो जो हमें फ्यूचर में जो वो अर्निंग देगा ना, तो उसकी अर्निंग्स को हमें आज के टर्म्स में उसको निकाल लेना। ठीक है, तो वहां पर बात की गई थी कि ठीक है कितना एक्सपेंस लगा, लेकिन यहाँ पे हम फर्म्स की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा जो कोई भी आप मॉडल स्टडी करें, देखिए आपके ऊपर है। अगर आप अपने फर्म में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं, तो आप उसमें अपने फर्म में मतलब कौन से अकाउंटिंग को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब न्यू न्यू फॉर्म है, एनवायरनमेंट हमारा कॉम्प्लेक्स है, चेंज हो रहा है, तो मतलब आप ओल्ड मेथड्स पे तो जाएंगे नहीं, हिस्टोरिकल मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। अब हमें डिस्काउंटेड वाले मेथड ज्यादा चलते हैं। ठीक है, आप डिस्काउंटेड पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट का कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा है। So in human resources value is finding out by multiplying the present value of future wages of employees with an efficiency factor। ठीक है, efficiency factors के साथ employees की future value पे ठीक है इफेक्ट डालता है। देन है जग्गी एंड लोई मॉडल। तो ये बेस क्या होता है, ये कहता है कि आप हर एम्प्लॉयज के लिए निकालेंगे अलग अलग, उससे टाइम वेस्ट होगा, क्यों ना आप सभी एम्प्लॉयज को ऐसा ग्रुप निकालिए। तो इसने ऐसी कोई बात नहीं बोली है, इसने कहा है कि मान लीजिए आपने, ठीक है, एक ही टाइप में, ठीक है, जैसे जिनका मान लीजिए कि जिनका खाली फोन पे बात करने का काम है, और ऐसे एम्प्लॉयज आपके पास 10 हैं, तो आप होमोजीनियस ग्रुप की निकालिए एक साथ, जो कि सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो इसने भी बहुत अच्छी बात ही बोली है। आई होप इसे भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अलग अलग इंडिविजुअल एम्प्लॉयज की आप वैल्यू मत निकालिए, आप इंडिविजुअल बेसिस पे मत निकालिए, आप एज अ ग्रुप बेसिस पे निकालिए। तो वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स ऑन अ ग्रुप बेसिस रेदर देन ऑन इंडिविजुअल बेसिस। ठीक है, तो ग्रुप मतलब होमोजीनियस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, होमोजीनियस की बात की जा रही है। तो एज्यूम दैट पैटर्न ऑफ मूवमेंट इज लाइकली टू बी रिमेन कांस्टेंट। ऑब्वियसली अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है, होमोजीनियस के निकालते हैं, तो होमोजीनियस में चेंजिंग के जो प्रोसेस है वो बहुत ही कम होंगे। ठीक है, अब आपने सभी एम्प्लॉयज का एक साथ निकाल दिया, आपने एवरेज निकाल दीजिए, फिर आप देन इंडिविजुअल का निकालेंगे, तो उनकी जो मूवमेंट आएगी वो उतनी ज्यादा आपको, ठीक है, सेम मतलब उनकी जो मूवमेंट होगी वो इंक्रीज डिक्रीज बहुत ज्यादा नहीं होगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो प्रोबेबिलिटी होगी कि आप उसी चीज को अगले में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका टाइम भी सेव करता है, और आपके जो पैसे हैं उसे भी सेव करता है, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम में टाइम इज मनी। ठीक है, टाइम ही पैसा है। तो ये मेथड भी हमारे आज के मॉडल के हिसाब से, जैसे हमारा आज के लिए है कि टाइम के बेसिस के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि हर कंपनी फेस्टिव सीजन्स में टाइमिंग के अकॉर्डिंग डिस्काउंट लगा देती है। तो ये आज के मॉडल्स में ज्यादा सूट करता है। तो नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। तो हर मॉडल का आपको याद करना पड़ेगा, इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है कि ये मॉडल किसने दिया। ये जैसा आपका इंडियन ऑथर है, प्रोफेसर हैं
एस के चक्रवर्ती 1976 में उन्होंने दिया था। ये कहता है, इसने भी सेम बात बोली थी, लेकिन इसने पता है कि हमें इंडिविजुअल नहीं, हमें ग्रुप बेसिस पे निकालना चाहिए। लेकिन इसने ना एक बात को और ऐड ऑन किया। इसने कहा कि आपके पास जो मैन पावर है ना, आप उन्हें ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, जैसे कि ये आपकी मैनेजरियल मैन पावर है और ये आपकी नॉन मैनेजरियल मैन पावर है। तो इसने क्या किया, हमारे पास जग्गी ने हमें उस ग्रुप में ये मतलब जो हमें बेसिस लेना है डिवीजन का, वो बेसिस हम अपने हिसाब से जज कर सकते हैं, वो बेसिस मैं खुद ले सकती हूँ। लेकिन एग्रीगेट पेमेंट मॉडल में ऐसा नहीं है। एग्रीगेट पेमेंट मॉडल में उन्होंने बेसिस भी बता दिया कि लाइक आप ऐसे कीजिए कि मैनेजरियल मैन पावर को अलग कीजिए और जो नॉन मैनेजरियल मैन पावर है उन्हें अलग कीजिए, ठीक है। तो मतलब इससे और भी एक डिस्टिंक्शन हो गया कि ये आपकी मैनेजरियल मैन पावर थी, इसका हमने अलग इवेलुएट किया, ठीक है। तो नॉन में हमने इतने अलग इवेलुएट किया, इन सब की हमने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, एम्प्लॉयज की उस ग्रुप में इतना फिक्स टाइमिंग है, उनकी एवरेज सैलरी के बेसिस पे हमने उनकी वैल्यू को निकाला, दैट्स इट, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा देखो, हर मॉडल्स में एक एक लाइनें ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं को ही करना। और ये हमारा थोड़ा सा लास्ट मॉडल है, दो, ठीक है। तो है मॉर्स नेट बेनिफिट मॉडल। तो अब आपको ठीक है, वही सेम चीज है, ठीक है। ये जो फ्यूचर सर्विस की बात की गई थी, जो फ्लेम हॉर्स ने फ्यूचर सर्विस की बात की थी, उसी को उसने थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दिया, ठीक है, उसी का ही आगे एक्सटेंशन है, ठीक है। इसने क्या बोला कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट बेनिफिट डिराइव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड फ्यूचर सर्विस, ये तो अभी मैंने आपको समझाया था, वही सेम चीज बोली गई है, ठीक है। इसने क्या कहा कि सबसे पहले आप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको निकालना है, आप उस एम्प्लॉय को, ठीक है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय है जो कि हर महीने 20,000 लेता है, तो साल भर में वो लेगा कितना, 2,40,000, तो उसने 10 साल में इतना लिया, तो ये आपकी कॉस्ट निकली है। उस कॉस्ट को आपको कंपेयर करना है कि उस जो मैं 10 साल की इसकी इतनी कॉस्ट बियर कर रही हूं और उस एम्प्लॉय से मुझे कितना बेनिफिट मिला, तो वो, ठीक है, अगर आपका नेट बेनिफिट ज्यादा है, आपकी कॉस्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो आपका ये मॉडल ये कहता है तभी आपको उस एम्प्लॉय को हायर कीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं, कि उसका जो नेट बेनिफिट है वो उतना नहीं है मुझे, देखिए फ्लेम हाउस ने फ्यूचर सर्विस के बारे में बात की, लेकिन इतना उसने नेट बेनिफिट निकालना, उसमें से कॉस्ट उसकी कैसे कैलकुलेट करना, माइनस करना, इतनी उसने बात नहीं की गई। यहाँ कहीं ना कहीं मोर्स नेट बेनिफिट मॉडल ने डिस्काउंटिंग का भी कंसेप्ट रखा, क्योंकि जब मैंने कहा कि आपको आज अगर वो 20,000 ले रहा है, आपको 10 years बाद उसकी पेमेंट निकालनी है, उसकी वैल्यू को तो आप आज के टर्म्स में निकालोगे ना, बेनिफिट भी आपको उन्हीं 10 सालों में कब कब कितना होगा, आइडिया नहीं है, ठीक है। उनका भी डिस्काउंटिंग के टर्म्स में आज की वैल्यू निकालोगे, तो कहीं ना कहीं फ्लेम हॉर्स ने डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट नहीं लगाया, तो मोर्स नेट बेनिफिट मॉडल ने उसी के मॉडल को एक्सटेंशन किया और नेट बेनिफिट का यहाँ पे और डिस्काउंटिंग का जो मॉडल है उसको एप्लीकेबल, ठीक है ना, सॉरी, इसमें अप्लाई किया, ठीक है। देखो हर मॉडल्स के अपने हैं, तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सारे मॉडल्स नहीं याद रहेंगे। अभी तक पेपर में ये मॉडल्स के कम क्वेश्चंस आए हैं, मेरे हिसाब से नहीं आए हैं, क्योंकि न्यू, अभी तक न्यू, क्योंकि देखो मेन बात क्या है कि आपके हमारे बिजनेसेस में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग यूज ही नहीं की गई है। हर बिजनेसमैन आज की डेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करता है, बैलेंस शीट यूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको अपने टैक्स के टर्म्स में
आप बोल सकते हैं कि उसको अपने टेक्स्ट में शो करना है या तो आईटीआर के, ठीक है, उस चीज के लिए निकालना है। लेकिन आप अभी तक हमारे उस बिजनेसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ही नहीं आई है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ही नहीं आई है, तो जहां जहां अभी तक आई है तो वो मेनली ओल्ड मेथड्स को ही फॉलो कर रही हैं। तो अभी तक हमारे ये जो ओल्ड मेथड्स हैं वो काफी इजी भी हैं, ठीक है, और सिंपल भी हैं अभी। तो अभी हमने, लेकिन ये बहुत ही रेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जो इन मेथड्स को यूज कर रही है। लेकिन आने वाले टाइम में हम ह्यूमन को भी एक एज एन एसेट्स के तौर पर ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास मेयर्स एंड फ्लावर्स 5 डायमेंशनल मॉडल। तो इसने ह्यूमन एसेट्स को मेजर करने का फ्रेमवर्क दिया। क्या कहा इसने, कहा देखो ये सबसे अच्छी बात है, इसका मॉडल मुझे भी बेस्ट लगता है। कैसे कि आप ना, आपको अगर जज करना है ना किसी को, तो ये 5 डायमेंशंस दी हैं। सबसे पहले उसकी नॉलेज देखिए, उसका स्किल्स देखिए, हेल्थ देखिए, ठीक है, क्योंकि हेल्थ बहुत है, इंपॉर्टेंट है। अगर वो एम्प्लॉय नॉलेजेबल है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप मान लिए कि वो फिर बहुत ज्यादा छुट्टियां करेगा, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो भी सही नहीं है। आप देखिए कि उसकी अवेबिलिटी है या नहीं। अवेबिलिटी का यहाँ कंसेप्ट है कि जब जब ऑर्गेनाइजेशंस को उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको ये मतलब नहीं है कि मतलब उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है नहीं है, नहीं, ये कंसेप्ट हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। मैं आपको ये पहले बता दूं, यहाँ अवेलेबिलिटी में हम ये देखेंगे कि जब जब उस एम्प्लॉय को, ठीक है, जब जब ऑर्गेनाइजेशन को नीड है उस एम्प्लॉय की, तब तब वो था। उसका एटीट्यूड कैसा है काम के प्रति, तो ये मॉडल अच्छा है, ठीक है। ना तो ज्यादा उन सब चीजों पे जाता है, क्योंकि देखो प्रेजेंट वैल्यू निकालना, देखो आपको एक श्योरिटी तो नहीं देता ना कि हाँ बिल्कुल सेम उतना ही अर्न होगा, वो आपको श्योरिटी नहीं देता बिल्कुल भी। तो the 5 dimensions listed out by them include knowledge, skills, health, availability and attitude, ठीक है। ये थोड़ा सा 5 डायमेंशंस है, ये लर्न कर लेना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पहले सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए गए हैं एग्जाम में। बहुत इजी इजी आए हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। क्या ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मेथड है, नहीं। अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल्स नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड भी नहीं है। ये आइडेंटिफाई करता है, रिपोर्ट करता है इन्वेस्टमेंट को एम्प्लॉयज में, जो कि डेफिनेशन से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कॉस्ट इनकर्ड इन रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ये यहाँ पे सिंपल सी है कि उस एम्प्लॉय की, ना तो एम्प्लॉय की रिप्लेसमेंट की भी बात नहीं की गई है, तो सिंपल एम्प्लॉय की बात की गई है, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। सिंपल क्वेश्चंस आए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आया गया है कि फ्यूचर अर्निंग मॉडल जो है वो किसने दिया था, मैंने आपको नाम बताया ही है अभी, ठीक है, कि वो किसने दिया था। सेम इजी क्वेश्चन आया है। आइए यहाँ पे भी बात की गई है कि एन इंडिविजुअल्स वैल्यू टू एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिटरमाइंड बाय द सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज के बारे में की गई है। अब यहाँ आगे देखिए क्या डिस्काउंटिंग का वर्ड है, तो नाम चेंज हो जाता, तो होता मोस्ट बेनिफिट मॉडल। लेकिन सिर्फ एक्सपेक्टेड सर्विसेज के बारे में बात की गई है, तो वो आपका ए मेथड है, ठीक है ना, एफ, ठीक है। फ्यूचर सर्विस तो लिखा है ना, यहाँ पे फ्यूचर वर्ड नहीं दिया गया, तो सर्विस ही इज एक्सपेक्टेड टू रेंडर, जो कि वो आगे करेगा, यानी कि फ्यूचर सर्विस के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पे आइए कि यहाँ लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एवरेज सैलरी। तो जो आपका एवरेज सैलरी हम निकाल रहे हैं, अलग अलग ग्रुपिंग करके, ग्रुपिंग में ही बेसिस डिसाइड कर दिया, मैनेजरियल नॉन मैनेजरियल, तो वो आपका क्या है, एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। क्लियर। तो देखिए सारे क्वेश्चंस हैं फिलहाल। अभी भी एनटीए ने जो इस मॉडल से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन फ्यूचर से आए हुए हैं क्वेश्चंस।
इससे तो आए हुए हैं क्वेश्चंस, ये मुझे याद है। हाँ, और बेसिस से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट फिनिश, टॉपिक कंप्लीट हो गया। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग और इन्फ्लेशन। प्लीज, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको करने ही करने, ये न्यू टॉपिक हैं, तो इन्हें छोड़ना नहीं है, रिवाइज कर लीजिएगा। कोई डाउट है इसमें से तो पूछ लीजिए, मुझसे पूछ लीजिए। अब अभी तो कोई नहीं है, एक बार पढ़ के पूछ लेंगे। हाँ बिल्कुल, स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बिना मैम कल, अब तो कल होगी ना क्लास? कल क्लास के लिए मैं आपको मैसेज कर दूंगी, मेनली आपकी 12 बजे के आसपास होगी। ठीक है मैम। ठीक है, तब तक तो आप लोग और मैं